जबकि भारत जो है वो तकरीबन 58 ममालिक में विजिट कर सकते हैं और उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रायर वीज़ा जो होता है इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो वो टेक्निकली जब वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो उनको कहते हैं आप जरा साइड पे हो जाएं। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से एक है। फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेकबंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी। मदरसों को बंद हो जाना चाहिए। इन मौलवियों को जो है इनकी तशरीफ पे ऐसे ही जूते और कोड़े मारने चाहिए जैसे जैद हामिद साहब को जो है सऊदी अरब ने। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, मतलब ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। देखिए, हम सबको पता है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट अगर आपके पास होता तो अगर आपके पास है तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पर रोका जाएगा। चलो एयरपोर्ट पर तो छोड़िए, अगर आप कहीं बाहर की कंट्री में घूम रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी मॉल में गए या फिर किसी ऐसी जगह पर गए जहाँ पर आपका चेकिंग हुआ और देख लिया कि ग्रीन पासपोर्ट है, भाई साहब साइड में कर लिया जाओगे आप कि भाई आ जाओ थोड़ा साइड में और यहाँ पर आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पता नहीं 1-2 कंट्री होंगे जो पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़ा देते होंगे, लेकिन इंडिया के पास बहुत बड़ी संख्या में कंट्रीज़ है, देश है जो कि इंडिया को ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। और पिछले दिनों अगर आप न्यूज़ सुनी हो तो कई सारे और भी कंट्रीज़ हैं और अरब कंट्रीज़ का भी मैंने सुनने में आया है कि आने वाले दिनों में अरब कंट्रीज जितने हैं, जैसे ईयू का है कि एक यूरोपियन कंट्री में अब जाओ, यूके को छोड़कर तो सारे यूरोप में घूम सकते हो। अरब में भी ऐसा होने वाला है, खास करके इंडियंस के लिए कि भाई अगर आप एक अरब कंट्रीज़ में जाते हो तो सारे अरब कंट्रीज़ घूम पाओगे, सिंगल जगह पर आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हर रोज़ मैं पाकिस्तान के मीडिया पे और यहाँ पे जो अखबारों में देखता था कि ये पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। और मैंने जब इसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की और देखा, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से एक है और इसका जो नंबर है वो 116 ममालिक में 113वें नंबर पे, यानी कि टोटल अगर 116 ममालिक के पासपोर्ट है तो 113 जो नंबर है वो हमारा आता है और 31 मुल्कों में हम ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बरक्स मैंने इंडिया का पासपोर्ट भी थोड़ा देखा कि वहां पे उसके बारे में क्या कहा जाता है। तो हमारा जो है वो फर्स्ट 34 में जो 113 पे आता है, तो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 85th पे आता था, जो कि एक बेसिकली एक स्टडी है जो की गई हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की। तो जस्ट मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये वाकई ये खबरें ठीक होती हैं? तो फिर पता चला कि हाँ जी ये ऐसे ही है और ये पाकिस्तान की जो एलीट है, जो जिसे हम एलीट कैप्चर कहते हैं, इन्होंने हमारे मुल्क की ये हालत कर दी है कि अब इसमें सिर्फ 31 मुल्कों पे विजिट किया जा सकता है, जबकि भारत जो है वो तकरीबन 58 ममालिक में विजिट कर सकते हैं और उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रायर वीज़ा जो होता है, याद है आपको कि हमारी वो पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं सबा कमर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैं इंडियंस के साथ शायद ट्रैवल कर रही थी, कोई ड्रामा या मूवी थी या इस तरह, तो वो हम ग्रुप में थे तो कह रही वो सब निकल गए और जब हमारे पासपोर्ट की मैं गई तो मुझे उन्होंने साइड पे कर लिया कि आप साइड पे आ जाएं। और इस तरह की जो सिचुएशन कहती है मेरे साथ वो हुई वहां पे। तो ऑब्वियसली एक फिर एम्बैरेसमेंट तो होती है कि ये क्यों है। इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो वो टेक्निकली जब वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो उनको कहते हैं आप जरा साइड पे हो जाएं। ये जो ममालिक हैं और ये हमारे जो पाकिस्तान के बाद जो वर्स्ट ममालिक हैं उनमें सीरिया, इराक और अफगानिस्तान आता है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि इन मुल्लाओं को कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि ये जन्नत के ख्वाब दिखाते रहते हैं, ये हूरों के ख्वाब दिखाते रहते हैं और ये यही बताते रहते हैं कि जी वहां जाएंगे तो ऐसी हूरें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। इसी किस्म का चूरन ये बेचते रहते हैं और फिर बात ये करते हैं कि जी गज़वाए हिंद करना है। जब तक दिमाग में से ये नहीं निकलता कि हम जो है वो सबसे सुपीरियर हैं और हम सबसे
जबरदस्त किस्म के सबसे महान लोग हैं, जब तक पाकिस्तानियों के दिमाग से ये बात नहीं निकलती और जब तक ये नहीं निकलता हमने ग़ज़वाए हिंद करना है, जब तक मेरे ख्याल है ये सोचना बंद नहीं करते कि सारी दुनिया जो है वो खाली बैठी हुई है और बस बैठ के यही सोच रही है कि इनके खिलाफ साजिशें कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसके अलावा कुछ नहीं, तब तक इनकी हालत ऐसी ही रहेगी जैसी हमें नजर आ रही है कि ना इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे ना एजुकेशन में, और इसी तरह के मुल्ला आपको नजर आते रहेंगे। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर 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 तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हाँ? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब एक तो जब पेट भर जाए। जी, आपने देखा किस तरह की ज़हनियत इन लोगों की, क्या मेंटालिटी है और किस कदर बीमार हैं ये लोग जहनी तौर पे। तो मुझे सब बीमार मौलवी लग रहे थे, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जी मदरसों को बंद हो जाना चाहिए। इन मौलवियों को जो है इनकी तशरीफ पे ऐसे ही जूते और कोड़े मारने चाहिए जैसे जैद हामिद साहब को जो है सऊदी अरब ने मारे थे। अगर आपको याद हो तो ये जैद हामिद को जो है वो सऊदी अरब ने अरेस्ट किया था जब ये सऊदीया में थे, और उसके बाद इनकी तशरीफ पे अच्छे खासे जमाए थे उन्होंने। तो बिल्कुल इन मौलवियों को भी जो है वो इनके मदरसे कर देने चाहिए बंद, और इनकी तशरीफ पे भी जो है वो 2-4 तो जमाई देने चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट डूब चुकी है। डॉलर जो है 172 का हो गया है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ले चुकी है। इसके अलावा यानी लोन उन्होंने बेतहाशा उठाया है, जो पिछली किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया था। उस सबसे ज्यादा लोन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो ले चुकी है। बिजली, पेट्रोल, गैस, आटा, चीनी समेत हर चीज जो है वो 400% महंगी हो चुकी है। इसके अलावा मगर यूथियों को कोई शर्म नहीं आ रही है। यूथी पूरे तरह से जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, और किसी चीज से ना तो शर्मिंदा हो रहे हैं और ना ही किसी चीज को मानने को तैयार है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। मेरा केस गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अपराध तवान का है। मैं पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो पैगाम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। मेरे बच्चों की जानों को ख़तरा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ का साबिक़ सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक किसी भी वक्त मुझे, मेरे बच्चों और मेरे शोहर को कत्ल कर देंगे। तो इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो जो है हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें, हमें प्रोटेक्शन दें। मारिया ताहिर मोदी जी से अपील कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी जान को यहां अब खतरा है और वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आना चाहती हैं अपनी पनाह के लिए, अपने बच्चों की और अपने खामद की और अपनी हिफाजत के लिए
वो उस यूनियन टेरिटरी में जाना चाह रही हैं जिस यूनियन टेरिटरी के बारे में पाकिस्तान इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है कि वहां भारत जुल्म कर रहा है, भारत रेप कर रहा है, फौज भारतीय सेना के लोग रेप कर रहे हैं महिलाओं को, पता नहीं क्या गंद भला वो बोलते हैं। उस यूनियन टेरिटरी में वो औरत पनाह लेने के लिए तैयार है। एक मुसलमान महिला है, नौजवान है, 4 छोटे छोटे बच्चों की मां है, हर रोज सुबह उनको तैयार करके स्कूल भेजती है। तो मेरा अब यह सवाल है, पहला सवाल तो यह है कि यह कोई पहला वाकया नहीं है जहां हमारे पीओजेके के लोगों ने मोदी सरकार को पुकारा हो डेस्परेशन में। वसीम मलिक ने पुकारा था और लोगों ने पुकारा, और अब मारिया ताहिर ने आपको जिस तरह अर्ज किया है कि जब जिसके हाथ में भी हुकूमत की मशीनरी होती है, इलेक्शन वही जीतता है, ये इनको पता है और वहां से ये नुकसान उठाएंगे। और मेरे ख्याल में ये पीटीआई जो जिस रवश पे चल पड़ी है, 2-3 खतरनाक जो नारे लगा रहे हैं, एक तो बाजवा साहब के खिलाफ गलत नारे, अमेरिका के खिलाफ गलत नारे, लोगों को गद्दार गद्दार कहा जा रहा है, इस्लाम का कार्ड उठाया जा रहा है। मैं हैरान हूं इस बात पे जिनकी आप बात कर रहे हैं। पिंडी से जो मिनिस्टर हैं, एक उन्होंने फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कल स्पीच इतनी गलत की है कि अगर कोई भी और करता वो इस तरह की तकरीर तो वो पिछले दौर में उठा लिया जाता था, उसको मौसम बेग बना दिया जाता था। उन्होंने ओपनली कहा है कि दहशतगर्दी भी होगी, हम तखरीबकारी भी होगी, और उन्होंने आखिर में कहा कि मैं निकलूंगा और मैं अपना नामूसे रिसालत के नाम पर निकलूं। मैं हैरान हो गया था कि ये किस तरह की स्पीच है और किन को धमकियां दी जा रही हैं, कहां मैसेज भेजे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि ये लाडले थे, इनको बड़ा कौम ने भी बर्दाश्त किया, इदारों ने भी बड़ा बर्दाश्त किया। लेकिन अब मेरे ख्याल में अगर इनका प्रॉपर टाइम पर चेक एंड बैलेंस ना किया गया तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो गलत होगा, गलत रवश पे जा रहा है। 1.5 साल में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई का क्या हशर हुआ वो सबके सामने है। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। इमरान खान ने पूरे मुल्क में मरासले की कहानी का ड्रामा रचाया। इमरान खान ने अदम एतमाद से पहले इत्तेहादियों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने किसी इत्तेहादी से भी उस खत का जिक्र नहीं किया। इमरान खान मुल्क और इदारों को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। जी इंपोर्टेड हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी जिसको यहूदियों की तरफ से पैसा आता था। अच्छा, मुत्तहदा हुकूमत तश्कील हो चुकी है और अब शहबाज शरीफ अपनी काबीना बनाने भी जा रहे हैं और वजीर खारिजा के तौर पर बिलावल का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जो जारी की गई इनकी रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जो मुल्क की मईशत है वो मुतासिर हो सकती है और रवा साल जारी खातों का खसारा 4 से बढ़कर 5% हो सकता है। इस सब शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन को हंगामी बुनियादों पर सिफारिशात की तैयारी का हुक्म दिया है और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल भी बना दी है। तो इस हुकूमत के लिए आपका क्या मशवरा है? मौजूदा हालात में कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसको फौरी करने की ज़रूरत है? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से मतलब फ्रेजिलिटी के साथ मतलब ये कम्बिनेशन है बहुत सारी पार्टीज का और जिस टाइमिंग में ये आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर सके। और जिस पोजीशन में पाकिस्तान की मईशत आज है, ये उसमें जो आपको मेजर चाहिए सही करने के लिए वो बिल्कुल गैर मकबूल होंगे, वो अनपॉपुलर मेजर्स होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक 13 साल के बच्चे के बारे में जिसका नाम है सूर्यांश, जो कि 56 कंपनीज का सीईओ बन गया। 13 साल का बच्चा? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं तू मजाक कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा। और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक जहनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। इस पाकिस्तान लूज किया। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वो तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। गाइस, यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर एक जो कि नौजवान जो 65 साल का, वो भी 56 कंपनी का मालिक नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है गाइस। रशिया और श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगी हैं। जैसे मोहम्मद के लिए, लश्कर तैयबा के लिए कि ये मुजाहिदीन कश्मीर को आज़ाद करा रहे हैं, तो हमने तो इंडिया के साथ ये मिलिट्री किस्म की कॉन्फ्रंटेशन थ्रू आउट रखी है।
लेकिन जीते हम कभी भी नहीं। वी हैव ऑलवेज बीन द लूजर्स, दिस इज अ फैक्ट। हमारे बच्चे 13 साल की उम्र में कैंची खेलते हैं और इंडिया वालों को देखो। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर, अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी यहाँ पे, वो दिल्ली में चांदनी चौक गई, कुछ दुपट्टा खरीदे, बड़े वहाँ डिजाइन बहुत बढ़िया बेहतरीन मिलते हैं, तो उन्होंने अपने रुपए कार्ड से पैसे दिए। उन्होंने ये बताया कि मैं गौतम अदानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ना चाहता हूँ, इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इंडिया इतने टैलेंटेड लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। क्या टैलेंट है पाकिस्तान में, बताएं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हमारा बाबर आजम देखो 3 टेस्ट हार गया, कहते हैं खैर कोई मसला नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बकायदा ठेंगा दिखा दिया। यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में, हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये। वाह यार, ज़बरदस्त यार, आया मजा देख के। हाँ यार, ये बिल्कुल यार कमाल कर दिया यार इन्होंने। इंडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, इंडिया से यार हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग सीखते नहीं है। अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हमने इसको अफगानिस्तान बनाना है। नंबर 1 जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है, वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक इंडियन बच्चा है जिसकी उम्र है 13 साल, वो तकरीबन 50 से ज़्यादा कंपनियों का CEO है। अब ये बात मतलब एक अलग लेवल की है। वो जो श्वेता सिंह कहती है ना कि अलौकिक बात है कि भाई इस टाइप की सिद्धि, या फिर कहे कि इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करना। देखिए, जब से स्टार्टअप वाला कल्चर इंडिया में आया है ना, तब से ये इस टाइप की न्यूज़ हमें मिलती रहती है। नो डाउट ये एक अलग न्यूज़ है क्योंकि 13 साल का ये बच्चा है। लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है ना, जो स्टार्टअप वाला जो सिनेरियो शुरू हुआ है, कल्चर शुरू हुआ है, उसके बाद से हमने ऐसी कई सारी न्यूज़ पढ़ी है कि कोई कंपनी जो कि 2 साल पहले 3 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी और आज वो $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तानी 1 बिलियन के लिए भीख मांगने जाते हैं, और जब उनको मिलता है 1 बिलियन तो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के स्टार्टअप की, जो हर 2-3 साल में एक स्टार्टअप $1 बिलियन, मतलब कई सारे हैं, लेकिन मान लीजिए एक स्टार्टअप है जो 2 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ है, वो उसके पूरे चांसेस होते हैं कि $1 बिलियन कंपनी मतलब यूनिकॉर्न बन जाए। जैसे मैंने कहा, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया का एक 13 साल का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे 56 कंपनीज का CEO है। कैसा देखती हैं आप? नहीं, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। उनकी गवर्नमेंट को, उनकी पूरी स्टेट को इस चीज़ का क्रेडिट देना होगा। लेकिन यहाँ भी कमी नहीं है टैलेंट की, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ से जो लोग, बहुत सारे लोग ये कमिट करते हैं मुझे, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, तो वो टैलेंट नज़र नहीं आता, आपकी इकोनॉमी देखकर नहीं नज़र आता, आपकी डेवलपमेंट देखकर नज़र नहीं आता, तो इसको कैसे जवाब देंगे? पहली बात तो उनकी जो है आबादी, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो नंबर 1 फैक्टर है। और दूसरी जो है, वो जो रखते हैं ना अपनी बजट एजुकेशन पे ज़्यादा देते हैं बनिस्बत हमारे, उनकी डिफेंस बजट बहुत कम है, उनकी एजुकेशन बजट और ज़्यादा है बनिस्बत हमारे, तो वो बेस से ही बच्चे को उठाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, इस वजह से वो आगे है उनका रेट इस चीज़ में। सही। तो इन सब के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एक लेडी फाइटर बनी थी, अब दूसरे नंबर पर एक मुस्लिम लड़की है जिसको फाइटर जेट का पायलट बना दिया गया इंडिया के अंदर। क्या समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद होता है मुसलमानों के ऊपर, तो ये लड़की को पायलट बना दिया उन्होंने। दूसरे नंबर पर दूसरी बात करूंगा मैं भी, तो एक देखते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानती होंगी आप हिस्ट्री पढ़ी है आपने, तो उनको इंडिया का जो क्या प्रेसिडेंट बनाया गया, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में, हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये चीज़ खास करके। मतलब कि आप कह रही कि हर चीज़ को एतदाल में रखना चाहिए। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि पढ़ो, तालीम। हमारा तो कुरान मजीद से पहला लफ्ज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया वो इकरा का लफ्ज़ था कि पढ़ो।
तो इस चीज़ से हम पीछे क्यों हटे? अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, क्या हमने रखा है एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी? बिल्कुल नहीं रखा है। तो हम क्यों नहीं रखते? तो किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं रखा है, हमने सिर्फ करप्शन को ही प्रायोरिटी रखा है। हमारे जो स्टेट है उसको सिवाय करप्शन के और कुछ भी नहीं है, कोई उनका मोटो ही नहीं है। वो एक दूसरे को जोड़ने में तोड़ने में इसी चीज़ में लगे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करते, कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस का उन्होंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं हर चीज़ में। बात करो पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर देखो तो आप यकीन करें पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपका पड़ोसी मुल्क जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं वो डेवलपमेंट के कौन से सतह पर चला गया। इंडिया आप डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है, तो हमें देखकर थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, आपके नहीं? बिल्कुल। नंबर 1 जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है, वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम? तो ये चीज़ तो होती है ना कि पहले अवेयर करो दुश्मन है तो किस बेसिस पे है। वो हमें एज ए दुश्मन नहीं लेते हैं, वो हमसे तभी आगे हैं वो कौम जो है। जी। तो फैक्टर्स क्या देखते हैं कि क्या हमारे और इंडिया के दरमियान जो उनसे ये ताल्लुकात हैं ये बेहतर हो सकते हैं या नहीं? नहीं होंगे ताल्लुकात, कोई करने ही नहीं देता है। कोई भी जो आए, एक अगर वहाँ से कदम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है, वो आगे आते हैं हम पीछे चले जाते हैं ना, हम उनको आगे साथ नहीं देते हम उनका। वो है उनका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड है। अब अगर मैं बात करूँ फ्रीडम, एक लड़की होने की हैसियत से कितनी फ्रीडम पाकिस्तान में रहते हुए आपको मिलती है? क्या पाकिस्तान की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है या इंडिया की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है? दोनों को कंपैरिजन करें तो नहीं, इंडिया की लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम है। जी। किस चीज़ के हवाले से आप कह रही हैं? एजुकेशन के हवाले से है, वहाँ पे जो है अवेयरनेस हर चीज़ में ज़्यादा है। वहाँ पे जो है ख़ास करके ब्रांड्स बाहर से जो है वो गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ता दिया हुआ है कि वहाँ की लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, वहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के लोग इंडिया आके करते हैं, तो वो डाइवर्सिफाई है वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आपको इंटरनेशनल ब्रांड नज़र नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं। वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ ट्रेड्स होती है। तो ये चीज़ जो है वो उनको ज़्यादा आगे रखती है हर चीज़ में। और मैं फिर कहूँगी कि नंबर 1 जो है प्रायोरिटी उनकी फिर भी एजुकेशन ही है। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो इससे ऑलमोस्ट बाहर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि आप जो है इसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेके जाएं। इंडिया ने जो पाकिस्तान का जो लास्ट ट्रिप किया था वो 2008 एशिया कप में किया था, और उसके बाद मुंबई अटैक्स हो गए। उसके बाद कोई 2009 में एक बायलैटरल सीरीज़ थी वो भी कैंसिल वगैरह हो गई। और ये है डेवलपमेंट। अब देखें कि इंडिया जो है वो चाहता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट तो करना चाह रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या ये कतर की तरह होस्ट करना चाहता है? क्या उसे कर सकता है? क्या इसकी सॉफ्ट पावर कतर जैसी है? पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है? और पाकिस्तान में जो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आजकल इमर्ज हुई है, गो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड की जो टीम है वो आई थिंक टेस्ट मैच खेल के गई है, न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक आ रही है। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान, लेकिन इंडिया जो है वो डेलिब्रेटली एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि जिससे ऐसे लगे जी कि पाकिस्तान जो है ना ये तो फारग है, इधर तो होने नहीं चाहिए। एंड देन हमारे लोगों ने भी कोई क्रिकेट मैच जो है ना वो जाके देखे नहीं है इतना लंबा चौड़े। अब देखेंगे ये जो क्रिकेट के जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें ये 12 साल बाद आई थिंक कहा जा रहा है कि शायद इंडिया में आ रहा है। और इसके अलावा अगर देखें, हम इसको देखें कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चांस है। जो पाकिस्तान के लिए चांस है कि हमने तो चांस मिस कर दिया क्योंकि हमारे पास दहशतगर्दी है। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर, अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। ये वो मुजाहिदीन है जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे बड़े सोचने वाले, जो हमारे मुल्क के जो बड़े करता धरता थे, जो हमारे मुल्क के लीडर थे, ये जिन्होंने मुजाहिदीन बनाए, जो पाकिस्तान को इस तरह एक मुल्क बनाना चाहते थे, उन्होंने अपना वो कर लिया ना, वो जो चाहते थे वो कर लिया। हमने तो अपना सारा कुछ मुजाहिदीन पे कुर्बान कर दिया।
अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि हमने इसको अफ़गानिस्तान बनाना है, और हमारे कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार हैं मानने के लिए कि हाँ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ही बना दें। ठीक है, हम ये चाहते रहे कि अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा हो। मुझे तो डर है कहीं पाकिस्तान ही ना कि अफ़गानिस्तान का वो कहें जी कि आप भी हमारी तरह ही हो जाए। इखलाकियात उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। रेड इज कि जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं। कारगिल में तो भागे भागे गए अमेरिका को, जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ। सऊदी अरेबिया लगभग 30 बिलियन डॉलर 30 बिलियन डॉलर जो है ना वो खर्च करने वाला है। कहां पे? आईपीएल में। रेड इज कि जिधर हमारे पे प्रेशर आता है हम सकम कर जाते हैं। कारगिल में तो भागे भागे गए अमेरिका को, जुलाई में गए और नेशनल हॉलिडे में क्लिंटन को पकड़े और कहा खुदा के लिए बचाओ। ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब इशू आपका जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप तरक्की के अंदर इंडिया से पीछे रह गए। मानते नहीं आप, हम नहीं मानते। इकोनॉमी के अंदर हम बहुत पीछे रह गए, हम नहीं मानते। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। आप क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान जीते या पाकिस्तान? अफगानिस्तान या फिर अफगानिस्तान जा। तो इंडिया से क्यों आ गए? तुम्हारा मुल्क भी इंडिया है, तो इंडिया से क्यों आ गया? तो इंडिया भी जाओ। हम ये भी नहीं मानते कि कश्मीर जो है वो बाय फोर्स हम हासिल नहीं कर सकते, नहीं मानते हम। जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। क्या ऑप्शंस हैं इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। अच्छी बात यह है कि भाई सऊदी अरब में अगर आईपीएल हुआ, सऊदी अरब पैसे लगाएगी, भाई स्टेडियम बनेगा। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आईपीएल जो है वो दुनिया की तीसरी या फिर चौथी या फिर पांचवी, मतलब इन 3 स्थानों में से तो एक है ही बड़ी लीग है। सबसे बड़ी लीग जो है उसमें से है इंडियन प्रीमियर लीग। और मतलब वो पाकिस्तानी कहते रहते हैं पीएसएल, लेकिन वो कहते हैं ना कि 2% भी नहीं है आईपीएल के। अब बात ये है कि पिछले दिनों सऊदी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, और उनका कहना ये था कि भाई वो आईपीएल के अंदर एक टीम परचेज करना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ कि सऊदी और यूएई के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन है ना, वो धीमे धीमे उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ही कम हो रही है, और इससे जो उनकी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है वो धीरे धीरे और कम हो जाएगी। तब हो ये रहा है कि उनके पास जो पैसा है उनको अब इन्वेस्ट करके उसमें से जो डिविडेंड मिलेगा उससे लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ऊपर से उनको और भी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे वो टूरिज्म वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और ख़ास करके इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी आईपीएल है। अब हम सबको पता है कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, तो वो भी यहाँ से कमाना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ बातें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और स्पोर्ट्स के निहायती शौकीन। आपको पता है रोनाल्डो दुनिया भर के लोग ये सऊदी अरब पहुंच रखे हैं। सऊदी अरब के जो क्रिकेट के क्लब्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, और सऊदी अरब को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं। आज तक दोस्तों जब लोग सऊदी अरब के बारे में सोचते तो यही था कि अच्छा शरिया कानून लागू है, जो चोरी करेगा हाथ काट देंगे, झूठ बोलेगा जीभ काट देंगे, गलत देखेगा आंखें फोड़ देंगे। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादातर सऊदी अरब जाना जाता था तेल के लिए, और इसलिए जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे मक्का और मदीना है। अब तेल हो रहा है ख़त्म दोस्तों, तेल हो रहा है ख़त्म। तो अब ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भली भांति इस बात से ये परिचित हैं। उनको पता है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट गाय, ही इज़ अ विजनरी, ही इज़ अ स्मार्ट गाय। उनको पता है सऊदी अरब को अगर मैं मुझे फ्यूचर में ले जाना है ना, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं तेल पे डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि 25-30 साल की और कहानी है तेल की, उसके बाद तेल का तेल निकल जाएगा। उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है? कुछ समय पहले सऊदी अरब के लोग
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्शन पे उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क करा और बोला साहब जो आपका आईपीएल है ना, आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी में डालो, इसकी वैल्यूएशन हमें समझ में आती है करीब 30 अरब डॉलर की। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है 30 अरब डॉलर की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में 5 अरब डॉलर दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं, जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं 5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा, और यह कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है आईपीएल का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। तो ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा। अफगानी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानी? इन्होंने बोला था अफगानिस्तान के साथ मैच फिक्स है, बताइए इनको जरा। जीत आ जाते हैं, अफगानिस्तान भी सिर्फ जीत आ जाते भाई अफगानिस्तान में मुल्क है यार अपना, हम तो क्यों नहीं आते? देख रहा अफगानी है यार, क्या बात कर रहा है तू यार? देख रहेगा सिर्फ जीतेगा अफगानिस्तान, जीतेगा। सिर्फ हमारी दुश्मनी है इसराइल से, चीर के रख देंगे। जे भारत जीत गया फिर तुसी की करोगे? तो कोई बात नहीं, फिर क्या है? क्या बात है, जीता गया पाकिस्तान से, इंशाल्लाह दोबारा भी हम जीता जाते हैं। आप क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान जीते या पाकिस्तान? अफगानिस्तान। मैं खुद अफगानिस्तान भी मेरा मुल्क है, वो मेरा इलाका। आया फिर अफगानिस्तान जा। तो इंडिया से क्यों आ गए? तुम्हारा मुल्क भी इंडिया है, तू इंडिया से क्यों आ गया? आ गया। तो इंडिया भी जाओ, मैं अल्लाह से मांग लेगा, तू भगवान से मांग लो, जाओ भगवान से मान लो। क्यों तुम्हारा बाप भी अफगानिस्तान का भी है, भगवान से उमर लगा देगा, भगवान से मांगवाएगा। आपने उन्हें क्यों बोला कि इंडिया जाओ? भाई ये खुद अफगानिस्तान के, सारा पठान भी अफगानिस्तान भी है, हम भी अफगानिस्तान का ही है, पठान भी अफगानिस्तान का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप में क्यों? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब होता है तो किसको सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट कर लेगा, सिर्फ अफगानिस्तान का है। जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था, खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीज़ें रख दी और फिर ये कहकर कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहाँ पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा, वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है।
ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। देखिए, मेरी नज़र में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रीन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है, और क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये दो धमाके हुए हैं। ये क्या पाकिस्तान पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से, कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा, हाँ, तालिबान को कहा आप हमें नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान तो बिल्कुल फंसा पड़ा है। एक तरफ ईरान है, वहाँ से उसको स्पेस मिल नहीं रही है, या फिर कहे कि उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो तालिबान है। अब उनको लगा था कि भाई तालिबान को अगर आज़ाद होने में मदद करेंगे, या फिर कहे कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद करेंगे, तो फिर तालिबान के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, टीटीपी भी यहाँ पर शांत बैठ जाएगी, क्योंकि तालिबान उस समय हमारे सुनेंगे। और तीसरा ये भी हो सकता है कि तालिबान हमें कश्मीर लेने में भी मदद करेंगे। अब ये तीन चीज़ें, एक ही तीर से तीन पंछी मारने की यहाँ पर पाकिस्तान की योजना थी, लेकिन सारी की सारी धरी धरी रह गई। अफगानिस्तान ने यहाँ पर लात मार दी, कह दिया कि हम इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, टीटीपी को खुला छोड़ दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। और जो एक नेशन टू नेशन रिलेशन है, उसमें भी जो तालिबान है वो ठोकते रहते हैं पाकिस्तानियों को। कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, और जिस तरीके से इंडिया प्लानिंग कर रहा था बिल्कुल वैसा यहाँ पर हो रहा है। मतलब पाकिस्तान की नेगेटिविटी और भी बढ़ने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इजलास बुलाया अजीत देओल की सरबराही के अंदर, ये क्या, किस बुनियाद पे बुलाया, क्या समझते हैं बुलाया? यानी एक तरफ वो इजलास भी बुलाता है और उस वक्त वहीं से हमें ये पैगाम भी मिलता है, जनाब अमित शाह कहते हैं कि जनाब आप पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी बातें होती रहती है। देखिए, मेरी नजर में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रीन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है, और उनसे एयरफोर्स भी छोटी है, तो हम उनके साथ ऑफेंसिव तो नहीं लड़ना चाहते, हमारा एम भी नहीं है, लेकिन हमने इनफ ऑफ स्ट्रेंथ शो करनी होती है टू डिटर का मतलब है कि भाई प्लीज अंडरस्टैंड वी आर नॉट ऑफेंसिव, बट इफ यू ट्राई एंड कम दिस साइड विल नॉट लीव यू। ठीक है, वो ऐसे कहने से नहीं होता, उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, तो टेक्नोलॉजी तो उधर बहुत ज्यादा है, वहां उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास, जिस तरह से फरज साहब ने कहा कि एआई और बाकी चीजें, आप समझते हैं कि आगे चल के जो वॉरफेयर है उसकी डायनेमिक्स तब्दील हो जाएंगे? जी बिल्कुल, और काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो भी चुके हैं, क्योंकि जिस तरह एयर मार्शल साहब ने बताया अभी कि आज के जो कॉम्बैटेंट है, जो कॉकपिट में बैठा होता है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है,
और उसके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से आ रही होती है। उसकी जो दुश्मन को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उनके दरमियान जो इंगेजमेंट है उसके फासले भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस सारे प्रोसेस को एक यूज़र फ्रेंडली बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के 2 शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये 2 धमाके हुए हैं आईईडीज। एक तो बाजोड़ जो केपी में है, वहां पे तो आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का धमाका हुआ, और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है वहां पे सुना है कि वो एक धमाका हुआ है जो कि मोटरसाइकिल में लगा हुआ था, मटेरियल कुछ 3-4 किलो केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल था। अब क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो टीटीपी से मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और मुज़ाकरात इस वक्त होस्ट जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहां पे हो रहे हैं। नेशनल कम्युनिटी बड़ा केयरफुली देख रही है कि वो कह रहे हैं कि देखो ये जो हुकूमत है ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, ये टीएलपी जो एक और मिलिटेंट ग्रुप है उसके साथ भी मुज़ाकरात कर रही है, उनके लोगों को छोड़ दिया गया, उनके लिए कवानीन में तब्दीलियां की गई और उनको जो एक प्रोस्क्राइब्ड एक दहशतगर्द जमात था वो हटा दिया गया, उनके लिए आसानियां पैदा की, उनके लिए साजिश पैदा की, और पीटीआई के लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्योंकि टीएलपी का बहुत वोट है तो हम 2023 में उनके साथ अलायंस कर लेंगे। मतलब एक तरफ प्रोस्क्राइब्ड दहशतगर्द जमात और दूसरी तरफ उसी वक्त कह रहे हैं कि हमने इनके साथ डायलॉग करना है और इनको अलायंस करना है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कौन है? अगर टीटीपी नहीं है तो कौन है? अब ये तो हुकूमत नहीं बताना है, लेकिन मेरे पास जो एक खबर आई है वो उसमें यही है कि जी ये फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं। भाई ग्रुप्स तो सारे फॉरेन फंडेड होते हैं, डोमेस्टिकली तो वैसे तो डोमेस्टिकली भी फंडेड होते हैं लेकिन ज्यादातर फॉरेन फंडेड ही होते हैं। तो वो जो फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं उनका क्या अब लेना देना है इस हवाले से? क्या ये प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को कि तुम टीटीपी से अगर टॉक्स कर लोगे तो हमारे साथ भी टॉक्स करनी पड़ेगी, वो कोई और ग्रुप होगा? और ये क्या पाकिस्तान पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा हाँ तालिबान को कहा आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। दहशतगर्द हैं ये तो अपने भी उन मौलवियों को मारते हैं जिनके साथ ये उठा करते थे, बैठा करते थे, खाते थे, पीते थे, एक नजरिया रखते हैं। ये उन मौलवियों को भी मारते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं, और ये जो मिलिटेंट्स हैं ये उनको भी मारते हैं, कहते हैं कि तुम लोग फायदे ले रहे हो, तुम लोग तो सारी हमारे खिलाफ प्लानिंग करते हो, हुकूमत के साथ जो हुकूमत हमारे खिलाफ प्लान करती तुम उसके हिस्से हो, और तुम जमहूरियत के भी दाई हो, जमहूरियत को भी सपोर्ट करते हो। सो बहुत सारी चीजें। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। नॉर्मली लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, हुकूमतें बात नहीं करना चाहती, ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहती, कोई भी बात नहीं करना चाहता, सारे इससे दूर रहना चाहते हैं। वो समझते हैं जितना हम दूर रहेंगे उतना ही ये हमारे लिए अच्छा है, उतनी ही हमारी जो है वो जिंदगी बची रहेगी। अगर हमने टीटीपी के बारे में मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो दैट विल नॉट बी अ गुड पॉइंट एंड गुड चॉइस। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन ये जो आज 2 हमले हुए हैं इन्होंने पाकिस्तान को एक दफा फिर झंझोड़ा, और ये बात फिर साबित हो गई कि रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें 3,254 है, और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थी, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दे के सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजबरा भी जो आया है, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप
एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज तालीम में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। पाकिस्तान 140 ममालिक में से 126वें नंबर पर है। इंतहाई तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान का नंबर तमाम पड़ोसी ममालिक में आखिरी है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 90 नंबर। नमस्कार दोस्तों, अब मुझे तो ये डेफिनेटली पता है कि आपको पता होगा कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो टॉप में आती है। मतलब आप IIT IIM को सिर्फ नहीं, कई सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और रिपोर्ट है कि भाई इंडिया के पास जो संख्या में यूनिवर्सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप क्रॉस करना चाहते हो तो चाइना और अमेरिका से भी क्रॉस कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। कई सारी आप रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें नंबर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इसमें अनडिस्प्यूटेडली इंडिया सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ केंद्रित करने वाला देश है। अब इसीलिए तो यहाँ से इतने एजुकेटेड लोग निकलते हैं जो अमेरिका जाकर वहाँ पर रूल करते हैं, UK जाकर, फ्रांस जाकर रूल करते हैं। और कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे इंडियंस मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें 3,254 है और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थे, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट देके सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजेब्रा भी जो आया, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। तो हर सिविलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया। मगर अब यहां पे थोड़ा सा टाइम अगर हम आगे एकदम बढ़े, जब यूरोपियन आए इंडिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट हुकूमतें की या यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया, तो कम से कम इंडिया के अंदर हिंदू जो थे, जो मुसलमानों के रूल के जमाने में जरा दबे हुए थे, उनको चांस मिला कि वो आगे बढ़े। मसलन दो चीजें थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी और वो आगे बढ़ गए। अब देखें, 1965 वॉर से पहले पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रोज नजर आता था, थोड़ी सी हो रही है, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से और पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज से यहां प्रोग्रेस हो रही थी। साउथ कोरिया, फॉर्मोसा जो अब ताइवान है, मलेशिया और सिंगापुर, ये चारों मुल्क के एक्सपर्ट आए पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्कीम को स्टडी करने के लिए। उन्होंने वापस जाके अप्लाई करके तो आगे बढ़ गए। हमने 65 में इंडिया से जंग कर दी और हम जंग के मोड में आ गए। अब एक जंग का मोड है, एक मॉडर्न इल्म से दूर रहने का मोड है। ये 3-4 जो ट्रेजेडीज हमारे साथ हुई हैं, उसकी वजह से हम पीछे रह गए। इस वक्त हालत यह है कि मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि मुख्तलिफ चैनल्स को नशर करते हैं कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और अमेरिकन अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। और कोई किसी फर्म के अंदर बैठा है, वो किसी फर्म में बैठा है, किसी फर्म, बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, दे स्पीक गुड इंग्लिश, दे टेकन डिग्रीज। वहां से कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई अपना विस्कॉन्सिन से पढ़ा हुआ है, कोई शिकागो से पढ़ा हुआ है, कहीं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप इस वक्त आप सोच लें IT के ऊपर। फिर दूसरी चीज ये है कि IT के मैदान के अंदर उनकी दो जो बड़े बेंगलोर के अंदर उसमें जो उनके बने सिलिकॉन वैलीज है, सिलिकॉन वैली, वो ये है कि आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर हिसाब किया, रात का पूरा हिसाब जो है वो भेज दिया वहां पर कि 65 की वॉर में हम पड़ गए और जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम निकल गया और जो कुछ हुआ। लेकिन वो तो ये एक कहा जाता नहीं है ना कि वो वॉर तो पाकिस्तान जीता, तो भारत को तालीम में पीछे रहना चाहिए था।
पाकिस्तान को तो चलो, और अगर फर्ज कीजिए आप कहते हैं तो चलें दोनों मुल्क तालीम में पीछे रहते, भारत तो फिर भी तालीम में बहुत आगे चला गया। इंडिया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, तालीम में बहुत आगे है। सबसे पहले पाकिस्तान को कोई उसमें फतह नहीं हुई, ये एक बिल्कुल नॉनसेंस है। पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब जो मेरी है उसमें मैंने सारा दिखाया है। बल्कि उस दिन से जब से ये जंग हुई है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई हुई है। एक, इंडिया ने तो शुरू से सेकुलर स्टेट बनाई, और आपको पता है ये फख्र होना चाहिए कि इंडिया के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक मॉडर्न सोशलिस्ट जेन के आदमी थे। इन दोनों ने मिलकर एजुकेशनल पॉलिसी बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई। ये जितने उनके आईटी है ना इंस्टीट्यूट बड़े बड़े मशहूर, ये उस जमाने में तैयार किए गए। हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हमने देखे जहां पे जमहूरियत ही नहीं आ सकी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सके, फौजी टेक ओवर हो गए, तो हम तो अपने आप में ही रिजॉल्व नहीं कर सके कि व्हाई डिड वी क्रिएट पाकिस्तान। और वो यूनिवर्सिटियां बनाना, अपनी इंडस्ट्री को बनाना, अपनी, वो नेशनलिस्ट लोग हैं। हमने नेशनलिज्म का तो काम किया ही नहीं। हमने कभी किसी के आगे अपनी सर्विसेज बेच दी, कभी किसी के जी, कभी किसी को, बिल्कुल। तो लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर साहब, वहां पे जो आप मोदी की हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में भी तालीम पर, टेक्नोलॉजी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि चलें, एक एरा ऐसा गुजर गया, एक दौर ऐसा गुजर गया, इसके बावजूद अभी तक जो है हम तालीम और टेक्नोलॉजी में वहां पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हमें, चलें थोड़ा सा तो हम जरा अपलिफ्ट हो जाते, कुछ कर लेते। अब देखें, ये तो जिन्होंने हुकूमत की है आप उनसे सवाल करें ना, व्हाई डिड दे स्पेंड सो मच मनी ऑन कंपीटिंग विद इंडिया इन द आर्मामेंट फील्ड? आप यूनिवर्सिटीज बना के इंडिया से आगे क्यों ना निकले? आपने अगर यूनिवर्सिटीज में भी compete करते, सही कहा, आप उसमें करते ना, आप इकोनॉमी बेहतर बनाते। जो कि देखें 65 वॉर से पहले पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ था 5.3%, इंडिया का था 2.7%। इकोनॉमिक जो उनकी डेवलपमेंट थी उसे कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये एक यानी कि मजाक के तौर पे, क्रिटिसिज्म के तौर पे था कि इतनी स्लो उनकी डेवलपमेंट हो रही थी। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ डबल था, लेकिन हमने जंगजू माहौल को अपना लिया। उन्होंने 65 की वॉर हुई, खत्म हुई, उन्होंने फिर अपनी इंडस्ट्री उसको प्रमोट करते गए। देखे टाटा, बिरला, ये सारे पहले से एग्जिस्ट करते थे हिंदुस्तान में, तो उनके पास एक इंडस्ट्रियल, वो क्या कहते हैं, क्लास भी थी, एक्सपीरियंस भी था। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को अपनी कमजोरी एक्सप्लॉइट करने नहीं दिया। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा रखा है। वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे, दोनों के साथ दोस्ती की, दोनों से मदद भी ली, किसी का एक साइड नहीं लिया। हमने तो खुद कहना शुरू कर दिया था कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन ने कभी नहीं कहा कि ये हमारे सबसे ग्रेट एलाइज हैं। अब हम चाइना को कहते हैं कि आवर फ्रेंडशिप इज हायर देन द माउंटेन्स एंड हिमालय, हाँ जी, और डीपर देन द ओशंस। ये कहने की क्या जरूरत है? हमें शायरों की जरूरत नहीं है, हमें साइंटिफिक रैशनल सोच की जरूरत है। चाइना से भी दोस्ती करो, यूएस से भी दोस्ती करो, ये ग्रेट पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं। हिंदुस्तान से भी दोस्ती करो एंड हर एक से फायदा उठाओ और उनको सर्विसेज भी डिलीवर करो। जब तक हमारी हो, इसे कहते हैं रैशनल सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट, वो पाकिस्तान का क्या है? इट शुड build its economy. How do you build your economy? By having peace. What more? You should have law and order. मसलन जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सोमनाथ का मंदिर वहां पे हिंदुओं ने रिस्टोर किया, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है आके ना वो फीता जो है ना वो काटे। He said, I am the Prime Minister of India, not the Prime Ministers of the Hindus. उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर बन गया है, गुड,
बट वाई शुड द प्राइम मिनिस्टर गो? दिस इज अ सेक्युलर स्टेट. हमने तो ये ऐसे नहीं किया. वो एक तकरीर, बहुत एनलाइटेंड तकरीर है, लेकिन उसके बाद 25 जनवरी को 1948 को कराची बार एसोसिएशन में उन्होंने जब चिढ़ के कहा कि ये मुझसे क्यों पूछते हो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, 1300 साल पहले हमें दे दी गई है, शरीयत जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो ये है शरीयत, वो वहां पे दोबारा ले आए. और वो मजबूरी थी कि इतने मिलियंस ऑफ लोग घर से बेघर हुए थे, किस लिए कि ये मुसलमानों का मुल्क बनेगा.